एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए संस्कृत सब्जेक्ट की जो पेडागोजी होती है उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ ही साथ मैं आप लोगों को वाइगॉस्की एंड चॉम्स्की को जो है वो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि वाइगॉस्की एंड चॉम्स्की से जो क्वेश्चन रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कम टाइम में हम लोग किस तरीके से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं एग्जाम टाइम में। तो उसके लिए हम लोग टैग वर्ड्स का यूज़ करेंगे। संस्कृत सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स है, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं लाइक ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश एंड सीडीपी, 7 सब्जेक्ट के मैं टैग वर्ड्स आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है जिसके टैग वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। संस्कृत अगर आप लोगों ने एज अ लैंग्वेज चूज किया है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स होंगे, देन कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद में नेगेटिव। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को टैग वर्ड कराऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो टैग वर्ड्स होते हैं वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, स्पेशली सीटेट के एग्जाम के लिए, कि ये एक तो हमारे टाइम को बचाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हमको पता है कि पेडागोजिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने लॉजिकल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम लोगों को समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर हम लोगों को टैग वर्ड्स ध्यान में हो और हमको पता हो कि क्वेश्चन पॉजिटिविटी में पूछा है या नेगेटिविटी में, तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को ध्यान में रख के ही हम हमारे आंसर तक पहुंच जाते हैं और आंसर को सही कर जाते हैं। फिर जब हम लोग वापस आके अपने आंसर्स मैच करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन टैग वर्ड्स के माध्यम से हम हमारे आंसर तक पहुंच गए। तो इन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। संस्कृत नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी टैग वर्ड की प्लेलिस्ट बन चुकी है चैनल पर, आप लोग उसको भी एक बार जाकर अब जो है वो चैनल पर जाकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव टैग वर्ड्स। देखिए, पहला टैग वर्ड हमारे पास में आता है मातृभाषा शिक्षणस्य। बहुभाषिता के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हमको पता है कि संस्कृत जो होती है वो एक तरीके की लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मातृभाषा। जहाँ पर भी आप लोगों को लैंग्वेज वाला पोर्शन पढ़ाया जाता है वहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही होती है मातृभाषा को उपयोग। मातृभाषा, अब देखिए जैसे कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम के अंदर अलग अलग फील्ड से जो है वो बच्चे आते हैं। कोई किस कैटेगरी का होता है, कोई किस कैटेगरी का होता है, अलग अलग तरीके के भिन्न भिन्न तरीके के बच्चे हम लोगों को क्लासरूम में दिखते हैं। अब वो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कोई किसी पड़ोस से आया होता है, कोई किसी मोहल्ले से आया होता है, कोई किसी अन्य राज्य से, कोई किसी अन्य जिले से, और भारत में तो हर एक 30 मीटर पर भाषा चेंज होती है। तो ऐसे में हम लोगों को पता है कि जब अलग जगह से बच्चा आया है तो उसकी लैंग्वेज भी अलग होगी। अब क्लास के अंदर अगर मान लीजिए 35 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे की अलग लैंग्वेज होती है। तो जब इतने सारे बच्चों की अलग अलग लैंग्वेज हो जाती है तो उसको हम लोग बहुभाषिता बोलते हैं। तो बहुभाषिता, अगर आप लोगों को पॉजिटिव वर्ड दिख जाए मातृभाषा शिक्षणस्य यानी कि बहुभाषिता, इस तरीके से वर्ड, तो आप लोगों को वो टिक कर देना है। उसके बाद में आता है भाषा प्राचुर्य वातावरण। भाई भाषा को लेकर जो है वो प्रचुर वातावरण हम लोगों को क्लासरूम के अंदर बच्चे को देना है। क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो लैंग्वेज वाला जो वातावरण है वो बच्चे को होना चाहिए। अगर हम चाह रहे हैं कि बच्चे को वो लैंग्वेज आए तो हम उस बच्चे को उसी लैंग्वेज का वातावरण दें। तो अगर आप लोगों को ये टैग वर्ड दिख जाए ना कि भाषा प्रचुर वातावरण मिल रहा है, तो ये आप लोगों को लगा देना है। अवसर प्रदानम, भाई किसी भी बच्चे को अवसर देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लैंग्वेज बोलने के लिए हो, चाहे वो लैंग्वेज पढ़ने के लिए हो, चाहे वो लैंग्वेज सीखने के लिए हो, अदरवाइज वो किसी भी फील्ड के लिए होता है। बस अगर लैंग्वेज वाली बात होती है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अवसर हम लोगों को प्रदान करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस में भी ध्यान रखना है, मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ध्यान रखना है कि बच्चे को अवसर देना है, अवसर प्रदान इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है प्रोत्साहन। भाई प्रोत्साहन तो करना ही है। अगर आप लोगों को वर्ड में कोई भी क्वेश्चन है उसमें कोई भी वर्ड दे दिया, अब आप लोगों को मान लीजिए वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप लोगों को वर्ड दिख गया अचानक प्रोत्साहन। अब आप लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ऑप्शन भी नहीं समझ में आए, लेकिन पता है कि क्वेश्चन तो है वो पॉजिटिव वे में पूछा है। प्रोत्साहन, आप लोगों को वर्ड याद है तो आप लोग वहां पर प्रोत्साहन वर्ड लगा सकते हैं। भाई क्लासरूम के अंदर बच्चे को प्रोत्साहित करना जरूरी है। मान लीजिए हम लोगों ने बच्चे को क्लासरूम के अंदर कोई भी वर्क दिया
और वो बच्चा दूसरे दिन करके आया, तो हम उस बच्चे को अगर मोटिवेट करेंगे, तो बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, तो बच्चा प्रोत्साहन लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होगा और बच्चा अगली बार से उसी वर्क को बहुत अच्छे से करके आएगा। उसके बाद में अगला देखते हैं अर्थावबोधनम। अर्थावबोधनम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अर्थ निकालना, अर्थ को निकालते हुए किसी भी तरीके की पढ़ाई को करना। भई वैसे तो मुझे संस्कृत के टैग वर्ड को हिंदी में समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने संस्कृत लैंग्वेज ले चुके हैं, आप तभी तो आप लोग टैग वर्ड्स देख रहे हैं संस्कृत के। लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने जो संस्कृत है वो 10th क्लास तक, जैसे अगर मैं राजस्थान में बात करूँ, तो हम लोगों ने सिर्फ 10th क्लास तक ही पढ़ी है। उसके बाद में संस्कृत नहीं पढ़ी है। तो ऐसे में हिंदी के वर्ड्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे वर्ड तो सारे ईज़ी है, हिंदी जैसे ही है, संस्कृत को में कोई अलग स्पेशल नहीं होते हैं, हिंदी जैसे ही होते हैं। अगर हिंदी हमारी अच्छी है, थोड़ी बहुत भी अगर हम लोगों को हिंदी आ रही है, तो संस्कृत के टैग वर्ड हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला आता है सृजनात्मक विकास। जैसे भई सृजनात्मकता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सृजनात्मकता का मतलब होता है अपसारी चिंतन, यानी कि एक ही चीज़ को करने के लिए अलग-अलग तरीके ढूँढना, उसको ही हम लोग सृजनात्मकता कहते हैं। और सृजनात्मकता जो होती है, वो हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक तरीके की पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगला आता है परस्पर विचार विमर्श। तो ये विचार विमर्श करेंगे बच्चे, आपस में बातचीत करेंगे, तभी तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है विचार विमर्श। तो बच्चा जितना ज़्यादा विचार विमर्श करेगा, उतना ज़्यादा उसकी लैंग्वेज डेवलप्ड होगी, और ये टैग वर्ड अपने आप में पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला आता है बोधना ध्यानने नत्तीकरण, यानी कि बोध होना किसी भी चीज़ का, यानी कि किसी भी चीज़ का बोध हो रहा है, तो उस पर उसका ध्यान होना। तो ये अगर आप लोगों को वर्ड दिख जाता है, तो ये भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद में आता है रुचिवर्धनम। भाई बच्चे को रुचि तो होनी चाहिए ना, कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की रुचि होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है विद्यार्थी नाम आवश्यकतानुरूपम। कोई भी चीज़ जो हम क्लासरूम के अंदर करवा रहे हैं, तो वो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है ना, विद्यार्थी नाम आवश्यकतानुरूपम, यानी कि कोई भी चीज़ जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप। बच्चे की आवश्यकता क्या है? बच्चे को अगर ये वाला चैप्टर पहले समझ में आता है, हम लोगों को लगता है ना कि क्योंकि संस्कृत है, तो उसमें कांसेप्ट भी होता है, यानी कि थ्योरी भी होती है एंड व्याकरण भी होती है, दोनों होती है। और व्याकरण में हम लोगों को स्पेशली ध्यान रखना होता है कि अगर मैंने वर्ण विचार नहीं पढ़ाया, तो शब्द विचार बच्चे को नहीं समझ में आएगा। हम डायरेक्ट उसको जो है वो वर्ण विचार बिना पढ़ाए उसको डायरेक्ट शब्द विचार पढ़ा रहे हैं, तो ये बच्चे की आवश्यकता नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि आप लोगों को शब्द विचार समझ में नहीं आया, बल्कि बच्चे को समझने की ज़रूरत थी वर्ण विचार। तो ये बच्चे की आवश्यकता थी, और आवश्यकता के अनुरूप ही हम लोगों को बच्चे को पढ़ाना है। उसके बाद में आता है स्वान अवधारणा, यानी कि बच्चों के द्वारा खुद की बनाई हुई जो अवधारणा होती है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है। कई बार होता है कि बच्चा जो है वो किसी भी कांसेप्ट को लेकर अपने खुद के जो थॉट्स बना लेता है, अपनी खुद की बातें ही वो जो है वो क्रिएट कर लेता है। तो ऐसे में हम लोगों को ध्यान रखना है कि बच्चे की खुद की क्या अवधारणाएं हैं। अगर वो गलत अवधारणा बना बैठा है, तो उसको पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाना, और अगर वो सही अवधारणा है, तो उसको अप्रिशिएट करना, उसको प्रोत्साहित करना। उसके बाद में आता है रचनात्मकता, जो ऑब्वियसली जो है वो सृजनात्मकता से रिलेटेड है। हस्तपरक अनुभव, वही हाथों द्वारा अनुभव अगर कोई भी बच्चा कर रहा है, तो अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है। इस तरीके के वर्ड्स अगर आप लोगों को दिख जाते हैं, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट अपने आंसर को टिक कर देना है। अगला आता है समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने बताया ना, कि कोई बच्चा किसी अन्य राज्य से आएगा, कोई किसी अन्य पड़ोस से आएगा, कोई किसी अन्य जो है वो विभाग से आएगा, अलग-अलग तरीके के बच्चे होंगे, तो वो समावेशी कक्षा होती है। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको बोलने में दिक्कत होगी, उसको जो है वो चलने में दिक्कत होगी, तो अलग-अलग तरीके के बच्चे क्लासरूम में होते हैं। उस टाइम पे जो कक्षा होती है जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उसको हम समावेशी कक्षा कहते हैं, और उस हिसाब से जो है वो विद्यार्थी को आवश्यकता रहती है हर एक चीज़ को पढ़ने की, हर एक चीज़ को समझने की। उसके बाद में हम देखते हैं छात्र केंद्रित हो गया। भई क्लासरूम छात्र केंद्रित होना चाहिए। बच्चे के हिसाब से, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप कोई भी चीज़ होनी चाहिए। त्रुटि नाम महत्वपूर्ण। त्रुटि नाम महत्वपूर्ण का मतलब है कि कोई भी बच्चा जो क्लासरूम के अंदर त्रुटि कर रहा है, तो टीचर क्या करता है, ऐसे में बच्चे को डाँटता है, उसको डाँटने की कोशिश करता है, उसको समझाने की बजाय। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है, अगर हम लोग एक टीचर हैं, तो एक बात का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है, तो मतलब ये अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाता है बच्चे की त्रुटियाँ। बच्चा जितनी ज़्यादा त्रुटि करेगा, बच्चा उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। त्रुटि करेगा तभी तो उसको समझ में आएगा कि इस जगह पे मुझे गलती हुई है और इस जगह पे मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। तो बच्चे की त्रुटियाँ उसको और सुधार करने की कोशिश करवाती है। त्रुटि होने पर हमें बच्चों को डाँटना नहीं है, बल्कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है कि बच्चा त्रुटि कर रहा है,
त्रुटि का मतलब है कि उसने कोशिश तो करी है, कोशिश करता है तो त्रुटि भी होगी, कोशिश ही नहीं करेगा तो त्रुटि कैसे होगी? तो त्रुटि ना महत्वपूर्णम, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद में छात्र केंद्रित हो गया। फिर आता है विभिन्न संदर्भ इशू भाषा। यानी कि अगर हम लोग भाषा पढ़ा रहे हैं तो उसको भिन्न-भिन्न संदर्भों में पढ़ाना। बच्चे को लैंग्वेज पढ़ाने के लिए अलग-अलग संदर्भ देना, कॉन्टेक्स्ट देना कि इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज़ को पढ़िए। व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट व्याकरण के रूल नहीं बताना। सबसे पहले उसको अलग-अलग तरीके के एग्ज़ाम्पल देना। एग्ज़ाम्पल के थ्रू बच्चे को ये बताने की कोशिश करना कि ये जो चीज़ है वो इस चीज़ से लिंक्ड है, ये चीज़ इस चीज़ से कनेक्टेड है। आप इसको इस तरीके से पढ़िए तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो संदर्भ में भाषा पढ़ाना। फिर आता है लैंगिक समानता। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो बच्चे को बोलते हैं कि ये लैंग्वेज आपके लिए नहीं है, ये लैंग्वेज लड़के के लिए है, या फिर ये लैंग्वेज सिर्फ लड़कियां बोल सकती हैं। तो लैंगिक समानता रखनी है हम लोगों को। दो वर्ड आते हैं, एक आता है लैंग्वेज लैंगिक समानता और एक आता है लैंगिक विषमता। तो ध्यान रखिए, लैंगिक विषमता, लैंगिक असमानता नेगेटिव वर्ड है और लैंगिक समानता पॉजिटिव वर्ड है। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट जल्दी जल्दी में हेजिटेट होते हैं एग्जाम टाइम पे, तो उस टाइम पे वो समानता असमानता वाला वर्ड, जैसे मान लीजिए असमानता लगाना है और बच्चे को वो चीज़ समानता असमानता में कन्फ्यूजन हो जाती है। इतने डरे हुए होते हैं एग्ज़ाम टाइम में, इतना प्रेशर होता है कि वो कई बार हम लोगों को दिखाई ही नहीं देता। तो उस टाइम पे आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। असमानता जहाँ लिखा है वहाँ असमानता का उपयोग करें, जहाँ समानता लिखा है, क्योंकि समानता पॉजिटिव एंड असमानता नेगेटिव वर्ड है। अब ये कुछ हमारे पॉजिटिव पॉइंट हो चुके हैं। अगर आप लोग इन पॉजिटिव वर्ड्स को याद कर लेते हैं या अच्छे से देख भी लेते हैं, तो भी आप लोग अपने आंसर में, जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों के 10 नंबर की भी पेडागोजी आ रही है, तो उसमें से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आप लोग इन टैग वर्ड्स के माध्यम से सॉल्व कर पाएँगे। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स। नेगेटिव टैग वर्ड्स आप लोगों के लिए इसीलिए ज़रूरी है, मान लीजिए आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया और वो क्वेश्चन जो है वो नेगेटिविटी में पूछा गया। तो ध्यान रखिए कि उस टाइम पे आप लोगों को नेगेटिव टैग वर्ड ही लगाना है। जैसे मान लीजिए कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी, जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स डिस्कस किए हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स में हमारा पहला आता है केवल, दूसरा आता है कठोर अनुशासन विधि। भाई कठोर अनुशासन विधि अगर हम क्लासरूम के अंदर उपयोग कर रहे हैं तो मतलब बच्चा जो है वो तो एकदम जो है वो कठोर अनुशासन उपयोग करेगा, तो मतलब बच्चा क्लासरूम में कुछ बोल भी नहीं पाएगा। जब बच्चा क्लासरूम में कुछ बोल ही नहीं पा रहा है तो मतलब बच्चे को जो है वो सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कठोर अनुशासन नेगेटिव वर्ड है। केवल, ही, यही, केवल और इस तरीके के, सिर्फ इस तरीके के वर्ड दिख जाए तो आप लोगों के लिए नेगेटिव होंगे। अगर अगला आता है अलंकारिक भाषा प्रयोग। भाई भाषा प्रयोग अपने आप में अच्छी बात होती है, भाषा प्राचुर वातावरण अच्छी बात होती है, सृजनात्मक लैंग्वेज अच्छी बात होती है, विचार विमर्श करना अच्छी बात होती है, लेकिन अलंकारिक भाषा प्रयोग अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। अगर आप लोगों को टैग वर्ड्स में या फिर कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को दिख जाता है कि बच्चे द्वारा जो है वो अलंकारिक भाषा का उपयोग करवाया जा रहा है या अध्यापक द्वारा अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। अगला आता है कंठस्थीकरण। भाई किसी भी बच्चे को कंठस्थ नहीं करवाना है, रट्टा नहीं लगवाना है, उसको ऐसा नहीं बोलना है कि आप लगातार इस चीज को याद करो, जैसे राम रामो रामा। तो आप बच्चे को उसको एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाइए। पता है कि ये जो चीज है वो कंफ्यूजन वाली है, जैसे लिखित, लिखत, लिखंती। तो आप बच्चों को ऐसे मत बोलिए कि आप इसको कल याद करके आना, रट्टा मार के आना। नहीं, आप लोग एक ट्रिक अपना सकते हैं इसीलिए इसके लिए। जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम के अंदर गए, क्लासरूम के अंदर जाने पर आप क्या करते हैं, सारे बच्चे आपके रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं, आप लोगों को बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग टीचर। तो ऐसे में आप बच्चे को बोल सकते हैं कि जब मैं क्लासरूम के अंदर आऊं तो मैं संस्कृत की अध्यापक हूं, तो मैं मेरे सामने आप लोग संस्कृत में बातचीत करिए। आप लोग मुझे गुड मॉर्निंग मत बोलिए, आप लोग मुझे गुड इवनिंग मत बोलिए, आप लोग मुझे सर मैम मत बोलिए, कुछ मत बोलिए। जब भी मैं क्लासरूम में आऊं आप खड़े होकर लिखत, लिखत, लिखंती, ये वाले जो भी लट लकार, लोट लकार, इस तरीके से आप टाइम टेबल बना के सेट कर लीजिए। या फिर अगर आप लोगों को सुभाषित याद करवानी है तो उसका टाइम टेबल बना लीजिए। सोमवार को ये सुभाषित, मंगलवार को ये सुभाषित। ऐसे में क्या होगा, आप जैसे ही क्लासरूम के अंदर आएंगे बच्चे वो गीत गाना शुरू कर देंगे। फन फन में आप लोगों का सम्मान भी हो जाएगा और फन फन में उसको सुभाषित याद हो जाएगी। उसको सारे के सारे लट लगा, लोट लगा, पुरुष वचन सब कुछ उसको जो है वो बिना याद किए, बिना कंठस्थ किए उसको याद हो जाएगा, क्योंकि कंठस्थीकरण और रटना अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। उसके बाद में आता है पट पथ पथ भ्रष्टान। भाई बच्चे को पथ से भ्रष्ट नहीं करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, उसको हतोत्साहित नहीं करना है। अगला आता है नियमाना स्मरणम। मैंने अभी बताया कि किसी भी बच्चे को नियम याद नहीं करवाना है, उसको रट्टा नहीं लगवाना है, उसको स्मरण नहीं कराना है, कठोर अनुशासन द्वारा उसको नहीं पढ़ाना है, बल्कि उसको खेल खेल में पढ़ाना है।
तो नियम को स्मरण नहीं करवाना है, नियम को समझाना है। संबंध नियमान यानी कि कोई भी नियम है उसका संबंध हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है नियमाना स्मरणम संबंध नियानम, यानी संबंध से रिलेटेड आप हम लोगों को स्मरण करवा रहे हैं। सूत्राणा रटनम, कोई भी सूत्र रटना नहीं है। बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में तो कभी भी विभाजित नहीं करना है, क्योंकि ये एक तरीके की समावेशी कक्षा है, लचीली कक्षा है, रुचि वर्धनम कक्षा है, रचनात्मक कक्षा है, समावेशी कक्षा है। हस्तपरक अनुभव द्वारा हम बच्चे को पढ़ाते हैं, परस्पर विचार विमर्श द्वारा पढ़ाते हैं। तो ऐसे में हम बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में ठप्पा नहीं लगाएंगे, बच्चे को नहीं बोलेंगे कि आप पास है और आप फेल है। अगला आता है सुंदर हस्ताक्षर हस्ताक्षर प्रयोग, यानी कि बच्चे को नहीं बोलेंगे कि आप लोग जो है वो सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग लिखो। ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स है। उसके बाद में व्याख्या हम लोगों को नहीं करनी है, बल्कि बच्चे को एक्टिव रख के बच्चे को पढ़ाना है। उसके बाद में लैंगिक असमानता, मैंने अभी बताया था कि लैंगिक असमानता नहीं रखनी है, बल्कि लैंगिक समानता रखनी है। क्लासरूम जो है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित नहीं, और जो सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, वो लचीला होना चाहिए, सीमित नहीं। बच्चे को क्लासरूम में सक्रिय रखना है, निष्क्रिय नहीं। निष्क्रिय और सीमित, अध्यापक केंद्रित, लैंगिक असमानता, व्याख्या, सुंदर हस्ताक्षर प्रयोग, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स है। जहां पर भी आप लोगों को ये वर्ड्स दिख जाए, आप लोगों को डायरेक्ट अपना आंसर को रॉन्ग कर लेना है। वहां पर अगर पॉजिटिविटी में आंसर पूछा है तो पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिविटी में आंसर पूछा है तो नेगेटिव टैग वर्ड्स, आप लोग आंसर आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ वैगोस्की से रिलेटेड बातें हम लोग देख लेते हैं, जो हर एक लैंग्वेज की पेडागोजी में पूछे जाते हैं। भाई वैगोस्की जो होती है वो हमेशा समाज, संस्कृति और भाषा की बात करते हैं। जहां पर भी आप लोगों को वर्ड दिख जाए सामाजिक, 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 समाज, संस्कृति, सामाजिक, भाषा, वहां मतलब आप लोगों को लगाना है वैगोस्की। जैसे देखिए सामाजिक भाव विनिमय, सामाजिक भावश्य, सामाजिक संवादनम, सामाजिक संस्कृति, सामंजस्य भाषा। जहां पर भी आप लोगों को ये वाले टैग वर्ड दिख जाते हैं, आप लोग डायरेक्ट अपने आंसर को वाइगॉस्की लगा सकते हैं। अगला आता है, यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक बालकस्य भाषाधिग्रहणस्य शक्ति अस्ति, यानी कि हर एक भाषा बालक होता है उसके अंदर भाषा को अधिग्रहण करने की, अर्जन करने की क्षमता होती है, और वो भी जन्मजात होती है। यहाँ पर लिखा गया है जहां पर भी भाषा को अर्जित करने की बात, एक्वायर करने की बात आती है, तो वहां पर हम लोगों को एक ही व्यक्ति का नाम लगाना है, वो आता है चॉम्स्की। यानी भाषा अर्जन करना, भाषा ग्रहण करना, भाषा जन्मजात होती है, ये सारे के सारे वर्ड चॉम्स्की से रिगार्डिंग है। तो ये कुछ चॉम्स्की एंड वैगोस्की से रिलेटेड चीजें थी, और ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।